जय हिंद फ्रेंड्स। गुड लक फॉर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं 5 जून 2020 के करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? तो दोस्तों बात हो रही है दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की। ठीक है, ये मनाया जाता है 4 जून को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है जो पीड़ित बच्चे हैं उनके द्वारा झेले गए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के दर्द को और उनकी पीड़ा को दुनिया के सामने जागरूक किया जा सके, जिससे हम बच्चों के जो बाल अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। तो बाल अधिकारों को रक्षा करने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था 19 अगस्त 1982 में। इसके पीछे जो सिफारिश की थी फिलिस्तीन और लेबनान दोनों देशों ने यूएन के सामने इस दिवस को सेलिब्रेट करने की सिफारिश की थी। इसमें इसका कारण ये था कि इजराइल की हिंसा से जो प्रभावित हुए थे फिलिस्तीन और लेबनान के पीड़ित बच्चे, तो उनके दर्द को देखते हुए, उनकी पीड़ा को देखते हुए यूएन के सामने सिफारिश की गई कि ये इनके लिए ये दिवस मनाया जाना चाहिए। यूएन मनाता है तो यूएन की बात कर लेते हैं। यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1948 को। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है और एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान अध्यक्ष हैं। अदर ऑप्शन पे जाते हैं। 4 जून को तो हमने मना लिया ये दिवस। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 31 मई को मनाते हैं विश्व तंबाकू दिवस और 1 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे या वर्ल्ड पेरेंट्स डे। 2 दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम का क्या नाम है? तो दोस्तों भारत का जो इंडिया का जो फर्स्ट ओपन ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम है उसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। ठीक है, खेलो इंडिया ई पाठशाला। इसका उद्घाटन हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू और आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा इन दोनों ने मिलकर किया है। इस कार्यक्रम में इन्होंने 21 खेलों को सम्मिलित किया है और इसमें जो मुख्यतः फोकस किया गया है तीरंदाजी को मुख्यतः फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें जो थे इसके उद्घाटन में आदिवासी कल्याण मंत्री भी थे। ठीक है, तो आदिवासी लोग तीरंदाजी अच्छी कर लेते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को खेल के प्रति जागरूक करने के लिए तीरंदाजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इस कार्यक्रम में होगा क्या, जो उभरते हुए एथलीट हैं उनको जो ट्रेंड टीचर हैं, ट्रेंड जो उसके कोच हैं उनसे और जो सीनियर प्लेयर हैं उनसे इनको जो उभरते हुए प्लेयर हैं उनको प्रशिक्षित यानी कि उनको ट्रेनिंग दिलाई जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों कोलकाता बंदरगाह का नया नाम रखा गया है श्याम सुंदर मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, श्याम सुंदर मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। कोलकाता की बात हो रही थी। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पर पश्चिम बंगाल में वर्तमान में ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री है और जगदीप धनखड़ वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की कुछ योजनाएं जो इस समय वहाँ पर रन कर रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। वे इस तरीके से हैं जैसे कि बंगश्री भी वहाँ पर चल रही है, चा सुंदरी, स्नेहर पोरस, प्रोचेष्टा, माते स्मृष्टि, ये सब योजनाएं वहाँ पर चल रही है। और उन्होंने अभी मजदूरों के लिए भी एक ऐप बनाई थी जिसका नाम था, मजदूरों के लिए जो ऐप बनी थी उसका नाम था एग्जिट पोल, एग्जिट ऐप के नाम से थी। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगा नदी का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन वहीं पर ही है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। और हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवर्ती तूफान आया था जिसका नाम था अम्फान। अम्फान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों देशों को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव किया था। कुछ नाम जो हमारी बीजेपी सरकार है इन्होंने कुछ और जगह के भी नाम बदले हैं। कुछ फेमस जो जगह के नाम बदले हैं उनको देख लेते हैं। जैसे औरंगजेब रोड थी, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर इन्होंने कर दिया था एपीजे अब्दुल कलाम रोड। मुगल सराय जंक्शन था, उसका नाम बदलकर इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख दिया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। गुड़गांव का नाम बदलकर इन्होंने गुरुग्राम कर दिया था। मेवात का नाम बदलकर इन्होंने नूह कर दिया था। ठीक है, तो कई नाम इन्होंने वो चेंज किए हैं, और भी नाम है, लेकिन ये काफ़ी हद तक ये जो मैंने बताया ये पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन थे, इनके आंसर हैं। ठीक, अगर बात करें हम श्याम प्रसाद मुखर्जी की, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय राजनीतिक एक शिक्षावादी व्यक्ति थे। ये इन्होंने जब नेहरू जी की सरकार थी उस समय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री की पोस्ट पे इन्होंने काम किया। बाद में ये नेहरू जी की जो नीतियाँ थी उनसे इनकी ये संतुष्ट नहीं हो पाए, तो इन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। ठीक है, और बाद में यही भारतीय जनसंघ बाद में बीजेपी की फॉर्म में बदल गई। ये कंपनी फिर पार्टी बीजेपी के फॉर्म में आ गई हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी क्षेत्र के जिलों में ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए 300 करोड़ रुपए की ग्रामीण
कायाकल्प योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये है कि कावेरी नदी के जो तट पर जो जिले आते हैं उसमें 300 करोड़ रुपए की योजना स्टार्ट की है और योजना का नाम है ग्रामीण कायाकल्प योजना। तो ये किस राज्य में स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, ये स्टार्ट की गई है तमिलनाडु में। बात थोड़ी कावेरी की कर लेते हैं। कावेरी कहाँ से उत्पन्न होती है? एक क्वेश्चन ये है। तो कावेरी का जो प्रारंभ होती है, जहाँ से स्टार्ट होती है, वो है पश्चिम घाट पर्वत पे होती है, ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ से ये स्टार्ट होती है और अंत और विलीन मतलब कहाँ जाके मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, इसका मतलब दैट मीन्स वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। अभी आपने कुछ टाइम पहले कावेरी जल विवाद भी सुना होगा, तो इस पे हमारी सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन अधिनियम भी बनाया था। ये कावेरी जल प्रबंधन अधिनियम था क्या? ये तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी, इन तीनों जो ये प्रदेश हैं, इनके बीच इसके नदी कावेरी नदी का जल को कैसे बंटवारा करा जाए, इसके ऊपर था ये विवाद। तो इसको भारत सरकार ने इसका सोल्यूशन करने की कोशिश की थी और इसके लिए एक प्रबंधन अधिनियम बनाया था कि तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी के बीच में पानी को किस तरह बंटवारा किया जाए। बात तमिलनाडु की हो रही है, तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। चेन्नई इसकी राजधानी है। के चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं और टी सौंदर राजन इसके राज्यपाल हैं। अदर ऑप्शन की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बी एस येदियुरप्पा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बाजूभाई वाला वहाँ के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें, अमरावती वहाँ की राजधानी है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विश्वभूषण हरिचंदन जी वहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्वदेश पहल की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इस जो स्वदेश पहल है इसकी शुरुआत की गई कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इन तीनों की हेल्प से ये स्वदेश पहल स्टार्ट की गई। इसमें होगा क्या? जो स्वदेश पहल का जो लक्ष्य है वह भारतीय और विदेशी कंपनियों की जो मांग को पूरी करने के लिए कौशल और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों को का एक डेटाबेस तैयार करना है। होगा क्या कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो मतलब कोरोना की वजह से दूसरे देशों से इंडिया में आ रहे हैं, तो उनका डाटा उनकी क्वालिफिकेशन, वे किस कंपनी में काम करते थे, उनकी स्पेशलाइजेशन किस में है, इस तरीके से एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे कि कोरोना के बाद जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी तो जिस फील्ड का आदमी होगा उसको कंपनी को रिक्वायरमेंट जैसे जिस फील्ड के आदमी की होगी तो वहाँ पर उनके बारे में बताया जाएगा कि ये आदमी इस चीज़ के लिए ट्रेंड है। ठीक है, तो इस तीनों के तीनों मंत्रालय ने मिलकर ये पहल स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों ये बने हैं वीरेंद्र नाथ दत्त जी बने हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक। और क्वेश्चन की ऑप्शन की बात करें तो नीले मिताश जो बने हैं वो हमारे एडीबी के प्रधान परिचालक समन्वय विशेषज्ञ हैं। टीएस तिरुमूर्ति हमारे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत बनने वाले हैं और विमल जुल्का जी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त हुए कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्ज को, इनके जो फर्स्ट ऑप्शन है कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्ज को इस पोस्ट के लिए नामिनेटेड किया गया है, नामांकित किया गया है। और इससे पहले जो इस पोस्ट पे थे वो थे नाओको इसी। सेकंड जो ऑप्शन है ये इस पोस्ट पे पूर्व में थे और अभी वर्तमान में है कार्लोस मैनुअल रोड्रिग्ज को इस पोस्ट के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य में मिशन फतेह अभियान, यानी कि मिशन फतेह अभियान की बात चल रही है, मिशन फतेह अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों मिशन फतेह अभियान जो स्टार्ट किया गया है वो किया गया है पंजाब में। ठीक है, पंजाब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, अमरिंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री है और विजेंद्र पाल सिंह बदनौर वहाँ के राज्यपाल हैं। हरियाणा अदर ऑप्शन जो पंजाब से अलग अदर ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और मोहनलाल खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के राज्यपाल हैं।
हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला राजधानी है, जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बंदारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। यूपी की बात करें तो लखनऊ राजधानी है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों ये बनी है एक्सिस बैंक की उप प्रबंधक हर्षा बंगारी जी। हर्षा बंगारी जी को इस पोस्ट के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो अभी अदर ऑप्शन भी अभी अभी ज्वाइनिंग किए हैं इन लोगों ने भी। इसमें है फर्स्ट ऑप्शन पे है PR जयशंकर, जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक बने हैं। वसंत राव सत्य वेंकट जो है ये भारतीय लघु उद्योग विकास के उप प्रबंधक बने हैं। और सुनील कुमार बंसल जी की बात करें तो ये IFCI लिमिटेड के उप निदेशक बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो क्वेश्चन है, दिल्ली में जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं वे कौन है? उनका नाम है आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता जी बने हैं दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष। अदर ऑप्शन की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और बंशीधर भगत जो है उत्तराखंड में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। विष्णु दत्त शर्मा जी MP मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो ये सभी के सभी बीजेपी डिफरेंट राज्यों में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और दिल्ली में अभी भी चुने गए हैं आदेश गुप्ता जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत में कितनी नई योजनाएं शुरू की है? तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जो हमें अपने मोबाइल इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ करना है और हमें फर्स्ट स्थान पर पहुंचने की जो हमारी इच्छा है उसको पूरे करने के लिए हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, उसने 50 करोड़ की योजनाएं शुरू की है। तो 50 करोड़ के अंदर कितने योजनाएं स्टार्ट की हैं? उसके अंदर दोस्तों इन्होंने 3 योजनाएं स्टार्ट करी हैं। ठीक है, 3 योजनाएं स्टार्ट करी है। इससे क्या होगा, 3 योजनाओं के बाद हमारी जो मतलब मोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री में मोबाइल बनाने की दर और उसके जो पार्ट्स हैं वो भी इंडिया में ही बनेंगे। इससे लगभग 5 साल के अंदर 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इंडिया इस समय सेकंड नंबर पे है, बल्कि प्रोडक्शन के मामले में, मोबाइल के उत्पादन के मामले में इंडिया का अभी बल्कि सेकंड स्थान है, पहला स्थान पर चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत सरकार और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो हमारे केंद्रीय मंडल ने भारत और भूटान के बीच में ये MOU हुआ है, ये समझौता जो ज्ञापन हुआ है भारत और भूटान के मध्य हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्यावरण के ऊपर ये दोनों के दोनों देश जो हैं मिलकर काम करेंगे। जैसे कि इस MOU में कहा गया है कि जो वायु मतलब एयर के ऊपर, रासायनिक प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के ऊपर 10 साल तक ये दोनों के दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है और वहाँ पर भारतीय रूपा या भूटानी नुगुल्टम 2 तरह की मुद्राएं वहाँ पर चलती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ पर रूपा चलता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पर टका चलता है। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और वहाँ पर भी श्रीलंका ही रूपा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने मंत्रालय या विभागों में किसको या किसकी स्थापना की है? तो दोस्तों अभी भारत सरकार निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी हद तक एफर्ट कर रही है। लास्ट ईयर जो भारत का स्थान था वो 17वें स्थान पर था। कोई भी स्टार्टअप करने के लिए जो भारत में इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा जाता है उसमें भारत विश्व में 17वें स्थान पर आता है हमारा देश। अब ये 6 पायदान पीछे खिसक कर 23वें स्थान पर हो गया इसका स्थान। उसका कारण कोरोना वायरस भी है। कोरोना वायरस और ये कई तरह की महामारी ये जुड़ी हुई है इस साल में, तो इसकी वजह से भी क्या होता है ये एक कुछ पायदान पीछे खिसका है। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए भारत सरकार ने सशक्त सचिवों का समूह और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल तैयार किए हैं। ये जो सचिव है और ये जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल हैं ये इसी पर काम करेंगे, ये किसी तरीके से भी जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर निवेश करें। ठीक है, तो इन दोनों का गठन किया है। अगर बात करें भारत पूरे विश्व में सबसे अच्छा जो
जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, कौन सा ऐसा देश है, तो वो है यूएसए। बल्कि स्टार्टअप करने के लिए सबसे बेस्ट देश है यूएसए। और सेकंड नंबर पर आता है यूके और थर्ड नंबर पर आता है इजराइल। अगर सिटी की बात करें, विश्व में सिटी, और हम भारत देश के शहर देखें कि कौन सा शहर में सबसे अच्छा स्टार्टअप के लिए जो वातावरण है सबसे बढ़िया कहाँ पर है, तो वो है बेंगलोर। बेंगलोर 14वें नंबर पे आता है। 15वें नंबर पे न्यू दिल्ली आता है पूरे विश्व में। 21वें नंबर पे हैदराबाद आता है और 22वें नंबर पे मुंबई। ये 4 स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के दिनों न्यूज में प्रचलित देपसांग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देपसांग एक जगह का नाम है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। तो भारत और चीन के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो बॉर्डर है, जो उस पर एक स्थान है, एक जगह है। यहाँ पर वर्तमान में भारत और चीन की सेनाएं उनके बीच में बड़ी तनातनी चल रही है। यहाँ पर जो देपसांग है, देपसांग के पश्चिम में लद्दाख पड़ता है और पूर्व में पड़ता है अक्साई चीन। ऐसा नहीं कि देपसांग अभी न्यूज़ में है, देपसांग 2013 में भी न्यूज़ में था, जब 2013 में यहाँ पर चीनी सैनिकों ने अपने अस्थायी शिविर बनाए थे। बट चीन और इंडिया की बातचीत के बाद वे को हटा दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में भारत और चीन की जो तनातनी चल रही है बॉर्डर पे, उसमें देपसांग का नाम इस समय, जो देपसांग जगह है उसका, वो बहुत प्रचलित में है, बहुत प्रचलित है। तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि भारत और चीन बॉर्डर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोहाला पनबिजली परियोजना को लागू करने के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है? तो दोस्तों ये समझौता ज्ञापन हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच में। जो चीन है वो कोहाला जल विद्युत परियोजना की स्थापना करेगा। आपने चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में सुना ही होगा। वो इस जो पीओके के अंदर से होकर गुजरता है, जो चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है वो पीओके के अंदर से होकर गुजरता है। और ये जो कोहाला जल विद्युत परियोजना है ये भी पीओके के अंदर ही है। ठीक है, पीओके वो स्थान है जहाँ जो कि पाकिस्तान ने कश्मीर का कब्जा रखा है। ठीक है, उसको पीओके बोला जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, जो ये परियोजना है यह 1124 मेगावाट की बिजली परियोजना है। ये झेलम नदी पर बन रही है और जिसके लिए डैम बनाया जाएगा वो गिलगित बलूचिस्तान में बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए भारत ने आपत्ति या विरोध दर्ज किया है। तो जो कोहाला पनबिजली परियोजना है वो चीन और पाकिस्तान की मर्ज परियोजना है। आगे चलते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2020 रिपोर्ट के अनुसार कितने मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले हैं? तो दोस्तों एक सर्वे किया है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट दी है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2020, एक अपनी रिपोर्ट जो हर 6 महीने के बाद जारी करता है, वो रिपोर्ट जारी की है। उसकी में इसने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से, ठीक है, पूरे विश्व में 60 मिलियन लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाएंगे। यानी कि 60 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाएंगे, ये अब विश्व बैंक की रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन में इसका तो आंसर है दिल्ली कोरोना ऐप मोबाइल ऐप है, तो दिल्ली ने ही लॉन्च करी होगी। ठीक है, ये ऐप करी दिल्ली ने लॉन्च। इस ऐप की सहायता से दिल्ली के लोग, जो दिल्ली के सरकारी अस्पताल है या निजी अस्पताल है, उनमें बेड और वेंटिलेटर की जो कितनी संख्याएं उपलब्ध हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं इस ऐप के द्वारा। ठीक है, दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे इंडिया में, उनमें से 9 में से सिर्फ 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, एक तो दिल्ली में होता है, दूसरे होता है पांडुचेरी में। पांडुचेरी की बात करें तो पांडुचेरी में वी नारायण स्वामी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और किरण बेदी वहाँ की उपराज्यपाल हैं। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल की बात करें तो वीपी सिंह बदनोर है और लद्दाख की बात करें तो राधाकृष्ण माथुर है। कश्मीर के भी आपको याद रखने चाहिए, गिरीश चंद मुर्मू, ये कश्मीर के हैं। लद्दाख और कश्मीर के हाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के हैं राधाकृष्ण माथुर और कश्मीर के हैं गिरीश चंद मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में किसको ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं के मजूमदार। के मजूमदार को बनाया गया है। ये आज तक 73 साल के इतिहास में, बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में ये फर्स्ट श्वेत आदमी है। अदरवाइज अब तक जितने भी अध्यक्ष बने वे सभी श्वेत थे। अगर हम के मजूमदार की बात करें तो के मजूमदार लर्निंग एंड न्यू टैलेंट कमेटी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, टेलीविजन कमेटी के भी उप अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछले 14 सालों से ये बाफ्टा के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो अलग ऑप्शन दिए हुए हैं इनकी बात करते हैं। पीपा हैरिस जो है वो पूर्व बाफ्टा
अध्यक्ष हैं, यानी कि के मजूमदार जिस पोस्ट पे आए हैं उससे पहले थे पीपा हैरिस। ठीक है। प्रसून जोशी की बात करें तो प्रसून जोशी भारत में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी कि भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक कहलाते हैं। ठीक है। बाफ्टा की बात कर लेते हैं। बाफ्टा ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। फर्स्ट बार जब ये दिया गया था ये 1949 में दिया गया था। अब की बार ये 73वां अवार्ड था जो 2020 में दिया गया, ये फरवरी के महीने में दिया गया था। इसमें बेस्ट फिल्म रही थी 1917। ठीक है। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड अब के साल गया वो गया जाकिन फोनिक्स को, और बेस्ट एक्टर्स का जो अवार्ड गया वो गया रेनी जेलवेगर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों ये पदभार संभाला है उदय कोटक ने। ठीक है। उदय कोटक बने हैं नए भारतीय औद्योगिक परिसंघ के अध्यक्ष। अदर ऑप्शन की बात करते हैं, विक्रम किर्लोस्कर जो है पूर्व भारतीय औद्योगिक परिसंघ के अध्यक्ष थे। ये मतलब विक्रम किर्लोस्कर की पोस्ट पर आए हैं अब उदय कोटक। ठीक है। संजीव बजाज इस समय जो है भारतीय उद्योग परिसंघ है इसके उपाध्यक्ष हैं, और टीवी नरेंद्रन जो है वो सीईओ और एमडी हैं इस समय भारतीय उद्योग परिसंघ के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने बिजली की मांग की तत्काल पूर्ति के लिए ये एक बाजार शुरू किया है। ठीक है। एक मार्केट शुरू की है जो कि है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। ठीक है। इसके तहत जो बिजली कंपनियां हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार केवल 1 घंटे पहले ही बिजली की खरीद फरोख्त कर सकती है। ठीक है। तो इसका स्टार्ट किया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया है, वह थे एक। तो दोस्तों बासु चटर्जी थे एक निर्देशक, एक डायरेक्टर थे। ठीक है। इनकी कई अच्छी फिल्में हैं जैसे कि छोटी सी बात, रजनीगंधा, इनकी काफ़ी प्रचलित फिल्में हैं। इनके धारावाहिक भी हैं। ब्योमकेश बख्शी एक काफ़ी प्रचलित धारावाहिक है इनका, जिनकी वजह से ये काफ़ी प्रचलित हुए थे, और रजनी नाम से भी एक इन्होंने धारावाहिक बनाया था। इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर यहीं पर खत्म होते हैं। इनको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।